और चलिए अब बात करते हैं उस महायुद्ध की जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने एक बार फिर से दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नेटो 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखने जा रहा है। यानी तीसरे विश्व युद्ध का खतरा देखते हुए नाटो अपनी ताकत को 7 गुना ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जबकि इसी बीच ब्रिटेन के आर्मी चीफ ने भी ये दावा कर दिया है कि ब्रिटेन को पुतिन की सेना ने जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। पुतिन के खिलाफ पावर प्ले। 3 लाख सैनिक होंगे तैनात। हाई अलर्ट पर नेटो। चार महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन गुजरने के साथ रूस के यूक्रेन पर हमले और प्रचंड होते जा रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों का दबाव भी इस जंग पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हो रहा। यही वजह है कि तीसरे विश्व युद्ध के खतरे ने नेटो को पुतिन की ताकत का मुकाबला करने के लिए नया पावर प्लान तैयार किया है। नेटो के इस नए प्लान के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। अभी तक नेटो देशों के 40,000 सैनिक ही हाई अलर्ट पर थे। यानी अब रूस के खिलाफ नेटो ने अपनी ताकत को 7 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया है। नेटो ने ये हाई अलर्ट ऐसे वक्त में किया है जब रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रसेल्स में संगठन के मुख्यालय में दावा किया कि नेटो के प्रतिरोध और रक्षा में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम नेटो के रिस्पांस फोर्स में बदलाव करेंगे और 3 लाख सैनिकों की उच्च स्तर की तैयारी बढ़ाएंगे। रूस में यूक्रेन के भीषण हमलों से नेटो देशों में भी पुतिन के हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि नेटो अब रूस से सटे बाल्टिक देशों में अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने जा रहा है। नेटो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि संगठन अपने इस अभियान को अगले साल तक पूरा कर लेगा। यानी रूस के खिलाफ नेटो की रक्षा पंक्ति अगले साल तक और मजबूत हो जाएगी। उधर ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख सर पैट्रिक सैंडर्स ने दूसरे विश्व युद्ध के हालातों का जिक्र करते हुए ब्रिटेन को सावधान रहने की हिदायत दी है। साथ ही ये हिदायत भी दी है कि ब्रिटेन को रूस से जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोप में युद्ध फैलने से रोकने के लिए ब्रिटेन की सेना को पुतिन के खिलाफ युद्ध लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर पैट्रिक सैंडर्स ने साल 1937 के उस वक्त का जिक्र किया जब दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ रही थी। बकौल पैट्रिक सैंडर्स, यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है वो आने वाले भयावह खतरे के संकेत दे रही है। मैंने कभी भी शांति और लोकतंत्र के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता जैसा साफ खतरा नहीं देखा। हमारे सभी सैन्य दस्ते ये कह रहे हैं कि हमें यूरोप में एक और जंग के लिए तैयार रहना होगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब युद्ध के बीच नेटो देशों को रूस ऐसा खतरा महसूस हो रहा है। इससे पहले भी लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि पुतिन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो तैयारियां नेटो देश रूस के खिलाफ कर रहे हैं, क्या उन तैयारियों के बूते पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सकता है? तो
तो यूक्रेन की जंग में 4 महीने बाद आखिरकार वो वक्त करीब आ चुका है जब जेलेंस्की को अपना आखिरी दांव चलना होगा। जेलेंस्की के पास उनका आखिरी ब्रह्मास्त्र बाकी है जो पुतिन की सेना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। पहले आपको कैपिटल सिटी कीव की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं, जहां से तबाही के खतरनाक वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। बेलारूस से भी यूक्रेन पर बम बरसाए जा रहे हैं। कैसे चौतरफा घिर चुके हैं जेलेंस्की, उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कीव तड़प रहा है, कीव सिसक रहा है। कीव पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। ज़ेलेंस्की बयान दे रहे हैं, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। G7 की बैठक में रूस के दुश्मन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को इसका कोई डर नहीं। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कौन सा नया प्लान एक्टिव कर दिया है? ज़ेलेंस्की की माने तो अब बेलारूस के आसमान से भी मिसाइलें आकर यूक्रेन में गिर रही हैं। आखिर बेलारूस के लीडर पुतिन की हर बात क्यों मानते हैं? आखिर क्यों बेलारूस ज़ेलेंस्की का दुश्मन बन गया है? क्या वजह है कि बेलारूस के एक्शन ने नाटो देशों के अंदर जंग की गर्मी पैदा कर दी है? क्या है रूस यूक्रेन के युद्ध में बेलारूस का एंगल और क्यों ज़ेलेंस्की ने बेलारूस की रट लगा दी है? सब आपको बताएंगे और बात करेंगे G7 की मीटिंग की, जिसके अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मजाक बनाया है। पुतिन ने जब कीव पर हमला किया तो उसके चंद घंटे पहले रूसी राष्ट्रपति के कारों का काफिला क्रेमलिन पहुंचा। ये वीडियो इंटरनेट पर क्यों चर्चा में है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कीव की। कीव के अंदर बम हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। कीव के लोग एक बार फिर से खौफ में जी रहे हैं। इस खौफ का कनेक्शन रूस के मॉस्को में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों से भी है। कीव पर ताबड़तोड़ हमले से कुछ घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के अंदर काफी हलचल देखी गई थी। क्या है इस वीडियो में, आगे बताएंगे। एक बार फिर लौटते हैं कीव, जहां पर इमारतों के अंदर से शव निकाले जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की उन जगहों से इंटरनेशनल रिपोर्ट की मंजूरी दे रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। मिसाइल से तबाह हुए अपार्टमेंट्स के अंदर से एक लाश निकाली गई है। ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नाराज है। Перемогла дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені. І серед них дівчинка, звати її Женя. Їй 7 років, донька загиблого. Зараз вона в Охмадиті. Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії. Ось так. Їй в нашій державі нічого не загрожувало. ये ज़ेलेंस्की का डायलॉग है। ज़ेलेंस्की अपने हर डायलॉग में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पुतिन की आर्मी युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आम लोगों पर हमला कर रही है, अस्पतालों को तबाह कर रही है। पुतिन को अलग थलग करने के लिए ये ज़ेलेंस्की की रणनीति है। किंडरगार्टन वो जगह होती है जहां पर बच्चे खेलते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें एक किंडरगार्टन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। इस जगह पर पानी भर गया है। अभी यूक्रेन का दावा यह है कि यहां पर रूस की मिसाइल गिरी, जिसकी वजह से ये बड़ा गड्ढा हुआ है। लेकिन दुनिया में इस वक्त चर्चा 7 साल की एक बच्ची की भी है, जिसके बारे में यूक्रेन ने दावा किया है कि वो रूस की मिसाइलों का शिकार हुई है। बम और मिसाइलों की आंखें नहीं होती
और ये हथियार किसी की उम्र भी नहीं देखते। इनके रास्ते में जो आया बर्बाद हुआ। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया है कि ये मिसाइलें क्रूज मिसाइलें थी, जिन्हें कैस्पियन सागर के ऊपर विमानों से दागा गया था। अब ज़ेलेंस्की इस मामले को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि ज़ेलेंस्की के मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष G7 की मीटिंग में हंसी मजाक में ज्यादा बिजी है। 26 जून को G7 की मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये है वो वीडियो जिसमें आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नजर आएंगे। इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ब्लेजर पहन रखा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर पुतिन का मजाक उड़ाया कि क्या उन्हें गर्मी के कारण अपनी जैकेट उतार देनी चाहिए। हम सभी को ये दिखाना होगा कि हम पुतिन से ज्यादा सख्त हैं। Jacket off. Can we just film the transcript? Can we take our clothes off? Let's wait for the picture. You just want to show up. That's really interesting. ठीक उसी वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहकर पुतिन का मजाक बनाया। समझे आप? पुतिन का ये वीडियो जिसमें पुतिन शर्टलेस होकर घुड़सवारी कर रहे हैं, इस वीडियो का जिक्र करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मजाक उड़ाया। बोरिस जॉनसन ने भी पुतिन के इस तरह के वीडियो को लेकर मजाक उड़ाया जिसमें पुतिन ने शर्ट नहीं पहनी है। तो पुतिन के चक्रव्यूह में ज़ेलेंस्की इस कदर उलझ गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो एक साथ कितने मोर्चों पर पुतिन का मुकाबला करें और किस मोर्चे के लिए कौन सी रणनीति बनाएं। दरअसल बेलारूस का फैक्टर भी अब यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। कैसे ये जंग अब तीन फैक्टर्स के बीच उलझ गई है, आपको इस रिपोर्ट में समझाती हूँ। ज़ेलेंस्की G7 की मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए। आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। नोट करने वाली बात है कि G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, लेकिन जब आप ज़ेलेंस्की को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़ेलेंस्की कितने दुखी हैं। यूक्रेन के युद्ध में रूस के हाथों पीटने का दर्द उनके चेहरे की लकीरों पर साफ पढ़ा जा सकता है। पुतिन का सिर्फ मजाक उड़ाने से या पुतिन पर व्यंग्य कसने से ज़ेलेंस्की को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। कीव की हालत देखकर ज़ेलेंस्की काफी दुखी हैं। कीव पर हमले के बाद की कुछ और तस्वीरें देखिए जो काफी खौफनाक हैं। हमले के बाद इमारतों से उठते धुएं के बीच कैसे राहत और बचाव का काम चल रहा है देखिए। इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट चुके हैं। राहत और बचाव का काम जान पर खेलकर किया जा रहा है। Before right now the summit NATO they attack. It's maybe symbolic aggression during these days. एक लड़के के चेहरे और गले पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। ये युद्ध का दर्द है और लोग अगले हमले के खौफ में जी रहे हैं। कीव पर यह हमला 5 जून के बाद पहली बार हुआ है। लेकिन इस हमले के पहले क्रेमलिन में कुछ खास हुआ। दरअसल ये काफिला रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है, जो आधी रात को अचानक क्रेमलिन की तरफ रवाना हुआ है। इस काफिले में आपको पुतिन की कार भी दिखाई देगी। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, कयास लगाए जाने लगे कि आखिर अचानक रात में पुतिन ने क्रेमलिन जाने का फैसला क्यों किया है। क्या कोई खास मीटिंग है या फिर पुतिन की तबीयत खराब या कोई और खास बात है?
क्रेमलिन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पुतिन एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन इस मीटिंग का राज तब खुला जब मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही कैस्पियन सागर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी जाने लगी। दावा यह है कि यही वो मीटिंग है जिसके बाद कीव पर हमले का फैसला लिया गया। दरअसल पुतिन ने जेलेंस्की को इतने मोर्चे पर फंसा दिया है कि जेलेंस्की के लिए खुद भी ये फैसला लेना मुश्किल है कि आखिर वो कहां लड़ेंगे। बेलारूस का फैक्टर भी अब यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए, रूस और यूक्रेन का पड़ोसी है बेलारूस, लेकिन बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है और यही जेलेंस्की के लिए तनाव का सबब बना हुआ है। बेलारूस पुतिन का सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं कर रहा, अब यूक्रेन ने दावा यह किया है कि शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस से यूक्रेन पर भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस के आसमान से 40 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई हैं। ज्यादातर मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अगर बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर हमला हो रहा है तो इसका मतलब यूक्रेन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई है। यूक्रेन ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीधे बेलारूस की जनता से संवाद किया और उन्हें युद्ध में ना पड़ने की सलाह दी। Обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому. जेलेंस्की के डायलॉग्स का बेलारूस की जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल रूस और यूक्रेन की सांठगांठ किस तरह की है जरा इसको समझिए। यूक्रेन पर जब बेलारूस के आसमान से हमला हुआ तो इस हमले से कुछ ही देर बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की थी। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन के उत्तरी चेर्निगिव क्षेत्र के देसना गांव में 20 रॉकेट दागे गए। Інформацію, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації. Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів. बेलारूस के राष्ट्रपति ने सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन ने यह कहा है कि आने वाले महीनों में रूस बेलारूस को इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ट्रांसफर करेगा, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस है। यह खतरनाक इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल बेलारूस यूक्रेन को डराने के लिए करेगा। इस्कंदर एम एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसका वार जबरदस्त होता है। इस्कंदर की 2 गाइडेड मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह पारंपरिक या परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। जेलेंस्की के लिए टेंशन वाली बात यह भी है कि बेलारूस के लेयाखोविची जिले में बेलारूस के सैन्य विमानों में हरकत देखी गई है। बेलारूसी वायुसेना ने बरानोविची में भी अभ्यास किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के इशारे पर यह सब कुछ बेलारूस यूक्रेन को डराने के लिए कर रहा है। दरअसल पुतिन इतने फ्रंट खोल देना चाहते हैं कि जेलेंस्की के लिए बचने का कोई रास्ता ही न रह जाए। और अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई टॉप 10 खबरें। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, मॉल पर रूसी हमले में 16 लोगों की मौत, 59 लोग घायल हुए। यूक्रेन का आरोप, रूस ने Kh-22 एंटी शिप मिसाइल से हमला किया।
यूक्रेन के क्रेमिचेक में मॉल पर हमले से गुस्से में अमेरिका। यूएस ने कहा मिसाइल हमले पर रूस को जवाब दे ठहराया जाएगा। रूस पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार। रूसी सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। ग्रेनेड लॉन्चर से पलटवार का वीडियो आए सामने। यूक्रेन के लिसिचांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूस में किए गए हमले में वहां के 8 नागरिकों की जान ले ली। आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने रिहायशी इलाके पर हमला किया। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 समिट में शामिल हुए। रूस पर कड़े प्रतिबंध की मांग की गई। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क इलाके में रूस के ठिकानों पर हमले का दावा किया। हमले में रूस की एंटी टैंक मिसाइल तबाह। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का दावा। युद्ध में यूक्रेन के 4,731 लोगों की मौत हुई। 5,900 नागरिकों की घायल हुए। रूस के खिलाफ नाटो ने बड़ी तैयारी की है। नाटो ने अपनी मौजूदा ट्रूप्स यानी सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख करने का फैसला किया, जो रूस को सीधी चेतावनी है। यूक्रेन के कीव से भीषण आग का वीडियो आया सामने। जोरदार धमाके के बाद लगी आग। स्थानीय लोगों ने किया दावा। और रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। रूस ने यूक्रेन के आर्टिलरी प्लाटून पर एयर स्ट्राइक कर तबाह करने का वीडियो जारी किया। तो पुतिन के नए वर्ल्ड ऑर्डर आने से पहले ज़ेलेंस्की के लिए राजधानी कीव को बचाने से बड़ी चुनौती होगी एक दूसरे किले को बचाने की। ये उनके लिए आग का समंदर पार करने जैसा होगा। डोनबास को लेकर पुतिन को का फाइनल ऑर्डर बस आने ही वाला है। और पुख्ता रिपोर्ट दरअसल ये भी है कि अगले 24 घंटे में पुतिन की फौज इस नए इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। पुतिन पहले ही सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर चुके हैं और उनके लड़ने के तरीके से लगता है कि उनके नए मिशन पर भी बहुत खून खराबा होगा। रूस का जमीन से हमला। यूक्रेन की धरती पर आसमान से अटैक। समंदर की लहरों से यूक्रेन पर रूस का हमला। रूस की मिसाइलों पर लिखा यूक्रेन के शहरों का नाम। ड्रोन से चुन चुनकर पिन पॉइंट अटैक। यूक्रेन युद्ध में रूस दशों दिशाओं से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। डॉनबास के मोर्चे पर तो जैसे रूस की सेना कयामत बरसा रही है। धमाकों की गुंज सुनकर लगता तो यही है कि पुतिन की रणनीति अब युद्ध को बहुत जल्द आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की हो गई है। रूस का दावा है कि डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क पर 100% कब्जा हो गया है। Под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров. पुतिन की सेना के मुख्य प्रवक्ता की ये आवाज अभी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है, क्योंकि इस कब्जे के बाद यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास की लड़ाई अचानक यू टर्न ले चुकी है और पुतिन के बारूदी बवंडर में ज़ेलेंस्की की सेना के मोर्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यह खबर लगातार आ रही है कि सेवेरोडोनेत्स्क को यूक्रेन अब नहीं बचा पाएगा। फिर वहां ज़ेलेंस्की के गवर्नर का बयान आया, जिसमें सेवेरोडोनेत्स्क के हाथ से जाने का इशारा साफ साफ नजर आया।
इसी इलाके में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक फंस गए हैं और उनका निकलना अब पुतिन के रहमो करम पर है। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता ने संपूर्ण सेवेरोदोनेत्स्क पर रूस के कब्जे का ऐलान कर दिया है। हालांकि अपने बयान में उन्होंने रूस का नाम लेकर लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक का नाम लिया है, लेकिन पूरी दुनिया को खबर है कि लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और रूस में कोई अंतर नहीं है। सेवेरोदोनेत्स्क रूस की सीमा से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में है और लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। इस इलाके की आबादी करीब 1 लाख से ज्यादा है और यूक्रेन का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर अब रूस के कब्जा की राह आसान हो गई है। इससे पहले साल 2014 में भी सेवेरोदोनेत्स्क पर रूस ने आंशिक रूप से कब्जा किया था, लेकिन 2 महीने बाद यूक्रेन ने दोबारा इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। अब की बार क्या होने वाला है ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार रूस 2014 के मुकाबले ज्यादा आक्रामक है। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра Вооруженных сил Украины в районе... रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग के एक लक्ष्य को रूसी सेना ने हासिल कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में बड़े इलाके को यूक्रेन के कट्टरपंथियों से आजाद करवाने के बाद क्राइमिया तक एक गलियारा बना चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस कॉरिडोर के जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। रूस ने साल 2014 में ही क्राइमिया पर कब्जा किया था। डॉनबास रीजन लुहांस्क और डोनेत्स्क 2 छोटे इलाकों से मिलकर बना है। लुहांस्क का बड़ा हिस्सा रूस की सीमा से मिलता है। डोनेत्स्क एक तरफ रूस है तो दूसरी ओर अज़ोव सी है। डॉनबास के दक्षिण में यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जिस पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। डॉनबास एक ऐसी चाबी है जो कि फिलहाल यूक्रेन के हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में गया तो पड़ोस में बसा डोनेत्स्क प्रांत भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और पूरे के पूरे डॉनबास पर रूस का राज होगा। इसीलिए सेवेरोदोनेत्स्क को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूस की सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमातोव को जंग में उतार दिया, जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोदोनेत्स्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए थे। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमातोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। Наші міста Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українці. यूक्रेन में दर्द बहुत ज्यादा है।
लेकिन पुतिन के हमले नहीं थमे हैं और ना ही थमने वाले हैं। कीव में नाकामी मिलने के बाद मारियोपोल पर फोकस करने वाले पुतिन इस वक्त डॉनबास को हर कीमत पर अपने कब्जे में चाहते हैं और ये वो करके भी रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई ताकत नजर नहीं आ रही। पुतिन का इरादा बहुत साफ है, वो यूक्रेन के 2 बड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद अब लिसिचांस्क में भी रूसी सेना के घुसने की खबर है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। उधर अजोद प्लांट पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद कई और छोटे बड़े शहर और कस्बे रूस के कब्जे में आएंगे। ये तस्वीरें उसी सेवेरोडोनेत्स्क की है। तस्वीरें बिना कुछ बोले तबाही की गवाही दे रही हैं। इन सब के बीच पुतिन का इरादा एक बार फिर कीव की तरफ बढ़ने का है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। यह डॉनबास के युद्ध ने साबित कर दिया है। इसलिए युद्ध अभी और तेज होगा, भीषण होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच गुवाहाटी में होटल से बाहर निकले एकनाथ शिंदे शिवसेना में ही रहने, बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और जल्द मुंबई लौटने का दावा जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक में बड़े फैसले लिए जाने की संभावना। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद जंगल से बरामद किया गया भारी विस्फोटक।